कुछ साल पहले ये बात कोई सोच भी नहीं सकता था। पीर पंजाल के दुर्गम रास्ते अब भारतीय टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के गवाह हैं। इन पर्वतों के बीच से गुजरती रेल की पटरी आखिरकार कश्मीर को भारत के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए तैयार हो रही है। इस रास्ते पर देश की सबसे लंबी रेल सुरंग है और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल। चेनाब नदी के ऊपर 1315 मीटर लंबे पुल को बनाने में 3000 करोड़ टन से भी ज्यादा इस्पात लगा है। 4 लेन के श्रीनगर जम्मू राजमार्ग को बनाने का काम जोर शोर से चल रहा है। ये चालू होगा तो इससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और अक्सर सड़कें बंद होने से नुकसान झेलने वाले कारोबारियों, मसलन सेब के व्यापारियों को राहत मिलेगी। कश्मीर में 22 लाख मीट्रिक टन सेब की पैदावार होती है, जो देश में कुल सेब की पैदावार का 80% हिस्सा है। Small industries and medium industries over the years in the past did not come up because one of the major reasons was for investors that they were afraid of making the investment precisely due to one reason, that is the unit cost of the product produced in any part of Kashmir would be much higher than the unit cost as it comes up in Punjab or in any part of the plains. Therefore, the cost would be a barrier. Then the second part is then you can maintain the supply chain system. We have an experience of last year, huge number of truckloads laden with apple were stranded in the road because there was a road blockade and bottlenecks that's not there. And this is every year this experience is there. घाटी में पर्यटन में उछाल आया है। कश्मीर में बढ़ते सैलानियों का फायदा गुलमर्ग गंडोला को मिल रहा है। पिछले 1 साल में इसने 100 करोड़ रुपए का राजस्व कमाया, जो 2019 के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है। गुलमर्ग में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची केबल कार आपको बर्फ से ढकी 14,000 फुट ऊंची अफरावत चोटी पर ले जाती है। मशहूर स्की रिजॉर्ट पर पर्यटकों के लिए ये किसी सपने से कम नहीं। श्रीनगर की डल झील पर अब्दुल रज्जाक डार अपने शिकारे को तैयार कर रहे हैं। 70 साल के शिकारे वाले ने अपनी पूरी जिंदगी पानी पर गुजार दी। इनके 4 बच्चे उसी कमाई पर पले जो इन्होंने इस खूबसूरत झील की सैर करवाते हुए कमाए। इस हफ्ते अब्दुल रज्जाक डार ने G20 प्रतिनिधियों को अपने शिकारे से डल झील दिखाई। पिछले साल के दौरान पर्यटन का कारोबार खूब अच्छा चला, जिससे इन्होंने अपना कर्ज चुकाया। इनको उम्मीद है कि G20 बैठक से नई नौकरियां निकलेंगी और इनके बेटों को रोजगार मिलेगा। G20 होते हैं दोस्ताना, G20 होता है रोजगार का। यहाँ का नौजवान बहुत नौजवान है, बच्चे लोग हैं, उनके रोजगार मिलना चाहिए। देखिए शिकारा वाला उसको तो मिलेगा जब तो ये पहुँच कर वहाँ अपने मुल्क में सब लोग को बताएगा। टूरिस्ट कश्मीर में जाओ, टूरिस्ट जगह है, वहाँ अच्छे लोग हैं, वहाँ इससे नौजवानों को रोजगार तो आपको लग रहा है कि आप और टूरिस्ट आ जाएंगे दुनिया भर से? इंशाल्लाह, कौन चाहता नहीं टूरिस्ट आना। हम बोलते हैं 24 घंटे को टूरिस्ट आना चाहिए, 24 घंटे को हवाई जहाज चलना चाहिए। होटल मालिक कहते हैं कि जमीनी हालात में सुधार, सड़कों पर विरोध प्रदर्शनों
पत्थरबाजी और हड़तालों का खत्म होना वो बड़े कारण हैं जिनसे पर्यटन में उछाल आया है। और आर्थिक विकास के साथ साथ हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में रोजगार भी बढ़े हैं। आसिफ इकबाल बुर्जा अहद ग्रुप ऑफ होटल्स चलाते हैं। 2019 में इनके यहाँ 200 कर्मचारी काम कर रहे थे। अब इनके यहाँ 600 से ज्यादा लोग काम करते हैं। हालात काफ़ी सुधर गए यहाँ पे, लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी इम्प्रूव हो गया यहाँ पे। उस वजह से हाँ वो सब चीज़ें जब नहीं, उससे टूरिस्ट डिस्टर्ब हमेशा रहता था। मगर जब वो यहाँ पे आए उन्होंने अपना स्टे एंजॉय किया। दे वेंट बैक विद गुड मेमोरीज एंड दे बिकेम, वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स बन गए। तो अगर एक टूरिस्ट गया उसने 10 को और कन्विंस किया कि आप आइए यहाँ पे, तो उसका एक अच्छा इम्पैक्ट रहा। और लास्ट ईयर जो फुटफॉल्स देखा, जैसे हमने सीज़न देखा, जो हमने ऑक्यूपेंसी नंबर्स देखे, मैंने आज तक वैसा देखा नहीं कभी। अनुच्छेद 370 रद्द करने के बाद कड़े सुरक्षा प्रबंध करने के अलावा सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदमों के कारण पर्यटन का विकास संभव हुआ है। कश्मीर आकर उसकी सुंदरता का आनंद लेने की प्रधानमंत्री की लोगों से अपील का भी गहरा असर पड़ा है। Last year we had record-breaking numbers. 1,88 lakh people, which is the highest ever since independence 1947, have visited Jammu and Kashmir. Now there are multiple reasons for this. As you are fully aware, in the last some years there has been an overall peaceful structure in Jammu and Kashmir, and so peace has its own dividends, and so therefore people are more favorable and amenable to coming and visiting us. Number two, the kind of promotional activities that have happened. Jammu Kashmir has been showcased and promoted as one of the prime destinations in the world. राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक, जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को रद्द करके सरकार ने एकदम स्पष्ट संदेश भेजा है कि कश्मीर भारत के दूसरे हिस्सों की तरह देश का अटूट अंग है। जम्मू और कश्मीर भारत का अंग है, अभिन्न अंग है। इसके बारे में कोई कानूनी या संवैधानिक विवाद नहीं है। श्रीनगर में आयोजित G20 वर्किंग ग्रुप की तीसरी पर्यटन बैठक की बड़ी अहमियत है। कश्मीर में दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के नुमाइंदों की बैठक को कश्मीर पर भारत के रुख के अनुमोदन के तौर पर देखा जा रहा है। I would rather look at it that the government decided that it will hold meetings of the G20 throughout the country. So they haven't singled out Jammu and Kashmir, and if you are doing it throughout the country, Jammu and Kashmir being an integral part of India, it's only natural that you hold similar meetings in the Union Territory as well. Of course, it does show a certain amount of confidence to showcase that normalcy has returned to the Union Territory. And I think that's in the fitness of things. Given the fact that you're holding this event in a relatively calm atmosphere in Jammu and Kashmir, suggests that the majority of the world, most of the world, has accepted the events of August 5th, 2019. But really that is only a small milestone in long history. Article 370, as you know, had lost much of its potency, much of its substance through all these years. And if people of Jammu and Kashmir feel that they're empowered, that they can actually carve out their own destiny in terms of economic development, in terms of choosing the right government, then frankly, they will also recognize, which the lawmakers in Delhi seem to have recognized, that 370 was a hurdle. But that shift has to happen.
अनुच्छेद 370 के निरस्त होने से पहले जम्मू कश्मीर के बाहर का कोई व्यक्ति न तो वहां जमीन खरीद सकता था, न ही उसे राज्य सरकार में नौकरी मिल सकती थी। सरकार का कहना है कि जम्मू कश्मीर के विकास और वहां होने वाले निवेश में ये एक बड़ी बाधा थी। 22,000 करोड़ रुपए सीधे सीधे पंचायतों के पास विकास के लिए दिए जा रहे हैं। इतने छोटे राज्य में ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेटिक सिस्टम के द्वारा विकास के काम के लिए पिछले साल मार्च में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने बताया कि 6 महीनों में निवेश 70,000 करोड़ रुपए पार कर जाएगा। शुरुआत हो चुकी है, पर चुनौतियां अभी बाकी हैं। The requirements for the investment, those are in the pipeline. Once these requirements are complete, like say infrastructure is complete, the investor feels safe to make an investment here. And I think if it is not available during the last 2-3 years, but in next 4 or 5 years, we will see certainly the investment taking place, resulting in income and employment generation. What has happened is that because of certain laws being extended to the union territory, I think there is a certain amount of openness among a lot of people to see it as a viable investment destination, which is what is starting to happen. You know, investment summits have been held. We've also had foreign countries coming in. We've had the UAE. We've had other countries wanting to come and invest in Jammu and Kashmir, which is something which, it's not going to happen overnight. मुजतबा कादरी श्रीनगर में हस्तशिल्प की एक दुकान चलाते हैं। G20 के दौरान आयोजित कश्मीर कला और शिल्प प्रदर्शनी में भी इन्होंने हिस्सा लिया। वो कहते हैं कि कश्मीर की सुंदर हस्तशिल्प कला देखकर विदेशी नुमाइंदे मुग्ध हो गए। इन्हें उम्मीद है कि G20 के कामयाब आयोजन के बाद पश्चिमी देशों ने कश्मीर यात्रा के खिलाफ जो सलाह दी है वो वापस ले लेंगे। उम्मीद तो बहुत है, बिकॉज हमको लगता है अगर ये ट्रैवल एडवाइजरीज हट जाएं और हमारे को डायरेक्ट कनेक्ट मिले एक बाहर के वेस्टर्न कस्टमर से, उससे एक्सपोर्ट का पोटेंशियल जो अभी तक हमने स्क्रैच भी नहीं किया है सरफेस पे, उसका बहुत ही पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है एक्सपोर्ट का यहाँ से। क्योंकि आज वेस्ट में सब लोग सस्टेनेबल प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं, जिसके लिए कश्मीर हमेशा माना जाता था। और हाथ की कारीगरी तो क्या कहने यहाँ के। पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों और वाल्मीकि समुदाय, जिनके पास दशकों से जम्मू में रहने के बाद भी मतदान का अधिकार नहीं था, 370 हटने के बाद देश के दूसरे नागरिकों की तरह उन्हें भी समान अधिकार मिल गए हैं। अब वो विधानसभा और निकाय चुनावों में वोट डाल सकते हैं। पिछले साल हुए परिसीमन के बाद चुनावी नक्शा भी बदल गया है। जम्मू को अब उसकी आबादी के हिसाब से विधानसभा की सीटें मिल गई हैं। बीजेपी कहती है कि परिसीमन से जम्मू के खिलाफ दशकों से चला आ रहा भेदभाव खत्म हो गया है। Political empowerment means in any democracy that right from the local bodies to the state government, the people of the union territory should have the right ability to elect governments, and then if they do not fulfill the promises that they made at the hustings, remove those governments. सरकार की सबसे बड़ी चुनौती नौकरियां देने की है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की दर देश की सबसे ऊंची दरों में एक है। The issue is that we have very less vacancies and the eligible candidates are more. For that, even administratively to conduct an examination by one single institution becomes very difficult. Outsourcing to some extent is okay, but to depend wholly solely on them, that becomes a problem, because then the accountability is of the institution. If the very essence of being transparent and nishpaksh, if that is called in question through a process of criminal investigation,
that is not going to fix the problem. हालात बदले तो वो सिनेमाघर भी खुल गए जो 1990 में आतंकवाद की वजह से बंद हो गए थे। इस साल कश्मीर का पहला मल्टीप्लेक्स भी खुला। असली जिंदगी बदली तो रुपहले पर्दे में जान आ गई है।